अतुल हमारे साथ हैं। हालांकि अतुल जो घायल हैं यहाँ पर अस्पताल में, इसी सिविल अस्पताल के दूसरे विंग में, जो कि इस समय मौजूद हैं, भर्ती हैं। और अतुल, जैसा कि विद्या भी अभी बता रही थी कि अब जो कुछ घायल हैं जिनकी शुरुआती उपचार से वो बेहतर स्थिति में है, उनको डिस्चार्ज की भी शुरुआत हो चुकी है। अतुल, देखिए, आधिकारिक तौर पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनके तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि 4 MBBS स्टूडेंट जो कि जिस मैच पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पे उनकी डेथ हुई है। और ये आधिकारिक तौर पर पहली बार ऐसा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से बताया भी गया है। और इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया है कि 20 जितने बाकी के लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से 4 जो डॉक्टर्स के परिजन हैं उनकी भी मौत हुई है और एक जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी जो पत्नी है वो भी घायल हैं। जो 20 जितने लोग अन्य लोग घायल हैं उनमें से 11 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर अब तक की घटनाक्रम की बात करें तो ऑफिशियल ये पहली बार बयान जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है। जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले आपने भी बताया कि जो कुछ लोग घायल थे, जिनमें 41 लोगों के नाम के साथ डिटेल शेयर की गई थी, उसमें से ही ये 11 लोग हैं जिन्हें अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जिस प्रकार से अभी भी DNA सैंपलिंग जो कलेक्शन का काम है वो तेज़ी से चल रहा है और लगभग 230 से भी अधिक DNA सैंपल्स BJ मेडिकल कॉलेज के अंदर अब तक कलेक्ट कर लिए गए हैं। और कल रात तक ही 225 जितने DNA सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। और कुछ विदेशी नागरिक जिनकी इसमें मौत हुई है उनके भी जो कुछ रिलेटिव्स हैं, बताया जा रहा है कि कल रात को वो भी BJ मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जिनके DNA सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। इनके अलावा जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, उनकी बहन का DNA सैंपल कलेक्ट किया गया था। और लेकिन अब विजय रूपानी के बेटे जो हैं वो भी भारत लौट आए हैं। अहमदाबाद में आज सुबह वो पहुंचे थे। और तो ये भी कहा जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास वो भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं और अपना जो DNA सैंपल है वो भी दे सकते हैं। तो सिविल अस्पताल में फिलहाल 3 जो मुख्य घटनाएं हैं वो हो रही हैं, जिसमें घायलों का जो इलाज है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। DNA सैंपलिंग कलेक्ट किया जा रहा है और DNA सैंपल्स अब तक NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भेजे भी गए हैं। जिस प्रकार से पहले भी बताया गया है 48 घंटे से 72 घंटे का वक्त लग सकता है। यही उम्मीद है कि जो पहले दिन यानी कि प्लेन क्रैश हुआ और शाम को 6 बजे के बाद DNA सैंपलिंग शुरू हो गया था, तो जो वो DNA सैंपल्स हैं उनके रिपोर्ट आज देर रात या तो कल सुबह से आना शुरू भी हो जाएंगे। और सिविल अस्पताल में 1200 बेड हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने की तरफ सारी डेड बॉडीज जो है वो वहाँ पे रखी गई है। तो जैसे ही DNA सैंपल के रिपोर्ट आते हैं परिजनों को तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाएगा। वाकई यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है और यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, उसने एक बहुत बड़े पैमाने की ट्रेजेडी को मैनेज किया है। जैसा आप बता भी रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर खुद की भी ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनके साथी लगे रहे। और आज ये स्टेटमेंट है 4 जूनियर डॉक्टर्स को लेकर जो उनकी तरफ से रिलीज किया गया है कि जो नहीं रहे, कई चोटिल भी उसमें हुए थे। लेकिन जिस पैमाने पर यहाँ पर क्राइसिस को मैनेज किया गया है वो वाकई हम ये जरूर कहेंगे कि ये एक काबिले तारीफ उनके लिए है कि हौसला अहमदाबाद ने अपना बनाए रखा। अब सीधे अमित भारद्वाज के पास चलना चाहूंगी, क्योंकि अमित, जो मल्टी एजेंसी जांच की बात हम कर रहे हैं, जिसमें से अधिकांश आप बता रहे हैं कि अब दिल्ली की तरफ भी, चूंकि अब वो हेडक्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब जांच शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो चीजें वहां से उठाई जा चुकी है। एक AAIB के बारे में बताइए, इसका जांच का फोकस क्या होता है और अभी इस समय कितनी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व जो अहमदाबाद में ग्राउंड पर अभी भी क्रैश साइट पर देखेंगी और बाकी जो कलेक्ट कर चुकी हैं, और उस हिसाब से आगे जांच होगी? श्वेता, देखिए, जांच को हमको 2 हिस्सों में बांट के देखना पड़ेगा। एक वो जांच है, जैसा आप बता भी रहे थे, कि अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री है सिविल एविएशन और हर कोई एक दूसरे से लर्निंग लेता है। तो भारत क्योंकि आइक्वा का मेंबर है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो जो AAIB की जांच हो रही है वो आइक्वा के पैरामीटर्स के तहत हो रही है। AAIB असल में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो वो पहली टीम थी जिसको सबसे पहले यहाँ अहमदाबाद के लिए भेजा गया था जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो उनका काम है कि जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज हैं, खासतौर पे माफ कीजिएगा, NDRF और SDRF की टीम्स को इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट के लगभग 40 एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने कल मटेरियल एविडेंस कलेक्ट किया पूरे दिन। और कल के दिन में ही जब ये काम शुरू हुआ तो ब्लैक बॉक्स मिल गया, जो बहुत बड़ा
डेवलपमेंट है इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, क्योंकि आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो क्रैश साइट है वहां पे प्लेन के जो अलग अलग पार्टिकलेट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके अंश को भी एएआईबी की टीम से इकट्ठा करके ले जाएगी, क्योंकि उसे बहुत सारा ये जो स्टोरी है कि आखिरकार उन 2 मिनटों में क्या हुआ और उसका इंपैक्ट जहाज पे किस किस हिस्से में किस तरह से आया, वो कहानी जो है अलग अलग मटेरियल एविडेंस से निकल के आएगा, जिसमें जहाज के अलग हिस्सों पे किस तरह का इंपैक्ट रहा उससे बाहर आएगी ये कहानी। तो ये तो एएआईबी की जांच होगी। इसके साथ हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई गई है, जिसका मैंडेट ये है कि ये दुर्घटना कैसे हुई उसको समझना। एआईबी की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट निर्भर करेगी, और उसके साथ साथ भारत में जो एयर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उसमें अब क्या बदलाव की जरूरत है उस पे फोकस करता हुआ दूसरी कमेटी का रिपोर्ट होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी कमेटी के रिजल्ट्स आते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। श्वेता, वाकई सही बात आप बोल रहे हैं कि केवल एक हादसे की जांच नहीं, एक हादसे से सबक भी बड़ी चीज होती है। अब तक किस तरीके से जांच की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो आपको दिखा देते हैं। दो 242 मुसाफिरों को लेकर ये विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन 2 मिनट के भीतर ही शोलों में तब्दील हो गया। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसे में अब तक 275 मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है। ये बढ़ भी सकता है। और अब सारी कवायद इस बात की है कि आखिर इतना भीषण हादसा हुआ कैसे। बोइंग कंपनी के जिस विमान को सबसे सुरक्षित और आरामदायक माना जा रहा था, वो हादसे का शिकार कैसे हो गया। ये राज खोलने में 2 चीजें मदद कर सकती हैं, जो अब तक हादसे की जगह से बरामद की जा चुकी हैं। ये है विमान का ब्लैक बॉक्स और दूसरा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से कैसे हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। CVR कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को और कॉकपिट की बाकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर रखता है। यह भी साफ हो चुका है कि विमान को जमीन से 625 फीट ऊपर जाने के बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था कि वो ऊपर उड़े। ये बात पायलट सुमित सबरवाल के आखिरी संदेश से साफ हो जाती है, जो कह रहे हैं कि विमान ऊपर नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, अब हम बचेंगे नहीं। विमान के ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से अब इसी तरह के और भी मैसेज पता चलेंगे, जिनसे विमान में आई गड़बड़ी पर स्थिति साफ होगी। उधर इस हादसे के बाद से सरकार एक्शन में है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ड्रीमलाइनर विमानों की कई तरह की जांच को अब जरूरी बना दिया। अब हर ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान से पहले उसकी 9 तरह की जांच की जाएगी, जिसमें इंजन और फ्यूल सिस्टम की जांच शामिल है। जो एक्सपर्ट अभी तक इस विमान हादसे की संभावित वजह बता रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे। इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया, तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल। तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया।
जाहिर है अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।